हिमविद्या पाठशाला में आप सभी का स्वागत है। उत्तराखंड का समग्र राजनीतिक इतिहास जो कि अजय रावत सर द्वारा लिखी गई है, इसकी एक सीरीज़ मैं आप लोग के साथ शेयर कर रही हूँ। अगर आप लोग उत्तराखंड कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो ये सीरीज़ आप लोग के लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल और इंपॉर्टेंट होने वाली है। अगर आप लोगों ने चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन भी प्रेस कर दीजिए ताकि इस बुक से रिलेटेड जितने भी इंपॉर्टेंट टॉपिक मैं आप लोग के साथ शेयर करूँ उसका नोटिफिकेशन आप लोगों तक टाइम से पहुँच जाए। अभी तक इस बुक से रिलेटेड 52 पार्ट्स में वीडियोस आ चुकी हैं, जिसके अंतर्गत हम लोगों ने काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक कवर कर लिए हैं। जैसे कुमाऊँ का चंद्र राजवंश, उत्तराखंड का एक परिचय हम लोगों ने पढ़ा, जिसके अंतर्गत ऐतिहासिक और आध्य ऐतिहासिक काल के बारे में हम लोगों ने जाना। कुछ गुफाओं और शिलाश्रयों के बारे में हम लोगों ने जाना था। फिर कुमाऊँ का चंद्र राजवंश और फिर गढ़वाल का परमार वंश, ये हम लोगों ने बहुत ही अच्छे से डीपली हम लोगों ने इस बुक के अकॉर्डिंग हम लोगों ने पढ़ा है। वो वीडियोज़ अगर आप लोगों ने नहीं देखी हैं तो आप लोग हिम विद्या पाठशाला में विजिट करके उत्तराखंड का समग्र राजनीतिक इतिहास करके एक प्लेलिस्ट आप लोग को वहाँ पे मिलेगी। तो उसमें सारे टॉपिक हैं, आप लोग वहाँ पे उसको ओपन कीजिएगा और अपने बुक के अकॉर्डिंग अपने एग्ज़ाम के पर्पज़ से जितने भी इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं उन सभी को आप लोग वहाँ से कवर कर सकते हैं। ठीक है? तो इस वक़्त अभी हमारा चल रहा है गोरखा शासन चल रहा है, ठीक है? जस्ट पहले हम लोगों ने गढ़वाल का परमार वंश कंप्लीट किया है, तो गोरखा शासन की 2 वीडियोज़ आ चुकी हैं, तो आप लोग उनको भी ज़रूर देख लीजिएगा। लास्ट जो हमारी वीडियो आई थी उसके अंतर्गत हम लोगों ने गोरखों की न्याय प्रणाली पढ़ी पढ़ी थी और उसके अंतर्गत हम लोगों ने कुछ दिव्य परीक्षाएँ पढ़ी थी। गोरखों ने कुछ दिव्य परीक्षाएँ यहाँ पे प्रचलित की थी, जिसमें है गोला दीप, कढ़ाई दीप, तराजू दीप, तो इसके बारे में हम लोगों ने डिटेल में पढ़ा और गोरखों की प्रशासन के बारे में हम लोगों ने ये पढ़ा। गढ़वाल में और कुमाऊँ में उन्होंने कब आक्रमण किया, कब विजय प्राप्ति करी, तो ये हम सब कवर कर चुके हैं, ठीक है? तो आप लोग उन वीडियोज़ को ज़रूर देखिएगा, तभी आप लोग आगे के पार्ट को समझ पाएँगे। तो आज हमारा रहने वाला है दंड विधान, तो उससे पहले मैं वीडियो शुरू करने से पहले हमेशा की तरह आप लोगों से एक रिक्वेस्ट करूँगी कि कॉपी पेन लेकर ही बैठिएगा। अगर आपके पास बुक है तो बुक में भी नोट डाउन कीजिए और कॉपी में भी नोट डाउन कीजिएगा, ठीक है? तो बुक में भी मार्क कर लीजिएगा। बीच-बीच में मैं आप लोग को बताना भूल जाती हूँ कि कहाँ पर कोई इंपॉर्टेंट लाइन है आपको कवर करनी है, लेकिन आप लोग अपनी समझ से आपको जहाँ पर को लगता है कि ये इंपॉर्टेंट है तो आप उसको अंडरलाइन कर लीजिएगा, ठीक है? तो शुरू करते हैं आज की वीडियो। राजकोष में अधिकाधिक वृद्धि करना ही हर काल में शासकों का उद्देश्य रहा है, यानी कि राजकोष में वृद्धि कैसे होगी? कर लगाकर, ठीक है? तो हर काल में यानी कि जो भी काल आया, चाहे परमार वंश आया, चाहे चंद वंश आया, तो उसमें क्या था कि कर लगाया गया था जिससे क्या हो? राजकोष में वृद्धि हो, ठीक है? और कर किससे लेते थे? आम जनता से लेते थे, ठीक है? तो अतः विश्व के किसी भी शासक ने राजकोष को दृष्टिगत रखकर ही दंड का विधान तैयार किया था, ठीक है? यही काम गोरखा शासकों ने भी किया, ठीक है? तो भारत हो चाहे विश्व के कोई भी क्षेत्र हो, कोई भी एरिया हो, वहाँ पे कोई भी शासक रहा हो, तो उसने क्या किया है हमेशा अपने राजकोष को में वृद्धि करने के लिए उसने एक कर लगाया था। कर के रूप में एक दंड के रूप में एक कर लगाया हुआ था, जिसको जो एक विधान बन गया था, मतलब दंड का एक विधान तैयार किया गया था। तो यही गोरखाओं ने भी किया, ठीक है? उन्होंने किसी भी स्त्री का छत पे चढ़ना दंडनीय अपराध घोषित किया, ठीक है? तो ये आप लोगों ने काफ़ी बार सुना होगा और पढ़ा भी होगा कि जो गोरखा थे उन्होंने स्त्रियों के छत पे चढ़ने के लिए मना कर दिया था और इसको दंडनीय अपराध घोषित कर दिया था। जो भी स्त्री छत में चढ़ेगी या पाई गई, देखा देखा गया उसको छत में चढ़ा हुआ, तो उससे कर वसूला जाता था, ठीक है? उसमें पेनल्टी लगाई हुई थी उन्होंने। कारण क्या था कि कुमाऊँ के वासिंदे गोरखों पर व्यभिचार का आरोप लगाते थे, ठीक है? जो उनका एक प्रकार का चरित्र हनन था, ठीक है? तो उन पे मतलब कुछ गलत इल्ज़ाम इस तरीके से लगाए जाते थे कि गोरखा क्या करते हैं, स्त्रियों को देखते हैं मतलब गलत नज़रों से। तो इस तरीके के उन पे इल्ज़ाम लगाए थे कुमाऊँ के कुछ लोगों ने। तो इसलिए उनके छत पे चढ़ने के लिए पूरा पाबंदी लगा दी थी और उनके चरित्र पे कोई उँगली ना उठा सके, इसलिए उन्होंने उन स्त्रियों के छत पे चढ़ने पर पेनल्टी लगा दी थी। तो अतः इस कलंक से बचने के लिए उनको यह नियम बनाना पड़ा। इसका उल्लंघन करने वाले स्त्री पुरुषों से जुर्माना वसूला जाता था, ठीक है? आगे बढ़ते हैं। देशद्रोह के लिए मौत की सज़ा मिलती थी। जो भी देशद्रोही होता था उसको मौत की सज़ा दी जाती थी। यदि कोई ब्राह्मण किसी की हत्या करता था तो उसका देश निकाला कर दिया जाता था। तो ये आप सब कुछ नोट करेंगे, ठीक है? स्त्रियों के लिए उन्होंने क्या किया था, छत पे चढ़ना बंद कर दिया था और फिर उसके बाद उन्होंने ब्राह्मणों को क्या करा, ब्राह्मणों को जो यदि कोई ब्राह्मण किसी की हत्या करता तो उसका देश निकाला कर दिया जाता था। तो ये जो भी यहाँ पे कोई दंड विधान यहाँ पे को लिखे गए हैं तो उनको आप अच्छे से नोट कर लीजिएगा, ठीक है? यह दंड मनुस्मृति के अनुरूप था। अन्य अपराध करने पर ब्राह्मण की संपत्ति जब्त कर ली जाती थी और जुर्माना भी वसूला जाता था। चोरी में पकड़े गए ब्राह्मण की शिखा काट दी जाती थी, यानी कि जो भी ब्राह्मण क्या करता था, चोरी करता था
और पकड़ा जाता था तो उसकी शिखा यानी कि जो पीछे से एक चोटी वो रखते हैं उनकी शिखा काट दी जाती थी, ठीक है? तो शिखा जो होती है उनके लिए काफ़ी महत्वपूर्ण होती है, तो उस शिखा को वो लोग काट देते थे, ठीक है? तो ये क्वेश्चन बन सकता है कि इस तरीके का जो दंड विधान था वो किसके समय में था? तो गोरखा शासन जब गोरखा शासक जब थे तब ये विधान रखा गया था और कभी-कभी उनकी जनेऊ भी उतार दी जाती थी। तो इस लाइन को आप लोग अच्छे से नोट डाउन कर लीजिएगा। गोरखे अपने निजी ब्राह्मणों मिश्रा और उपाध्याय तो सिर्फ़ 2 ही ब्राह्मणों को वो लोग मानते थे, बाकी किसी को भी ब्राह्मण नहीं मानते थे, मिश्रा और उपाध्याय। तो इस नाम को भी नोट कर लीजिएगा। मिश्रा और उपाध्याय किसके शासनकाल के मुख्य ब्राह्मण के रूप में जाने जाते हैं? गोरखा काल की, ठीक है? तो मिश्रा व उपाध्याय के अलावा कुमाऊँ के अन्य ब्राह्मणों की कद्र नहीं करते थे, ठीक है? चंदों के समय पेड़ में लटकाकर या सिर कलम कर मृत्युदंड दिया जाता था, पर गोरखाओं ने अपराधी को सूली पर चढ़ाने के अलावा मतलब सूली पे तो चढ़ा देते थे जब वो कोई मतलब इस तरीके का कोई चोरी या फिर कोई इस तरीके का अपराध वो करते थे, तो उनको सूली पे तो चढ़ाया जाता था। इसके अलावा अंग-भंग द्वारा दंडित करने की प्रथा भी थी। अंग-भंग यानी कि उनको बुरी तरह जलील कर देते थे यानी कि या तो उसको बेच देंगे कहीं किसी बाहरी जो व्यापारी लोग आते थे यहाँ पर तो उनको बेच देंगे या फिर उनको कोड़े मारे जाएंगे और मैंने आप लोगों को इससे पहले वाले चैप्टर में कुछ दिव्य परीक्षाओं के बारे में बताया था तो उसमें गोला दीप कढ़ाई दीप और तराजू दीप थे तो उसमें गोला दीप जैसे कि हाथ में गर्म लोहे के डंडे को पकड़कर बहुत दूर तक दौड़ना होता था मतलब अजीब अजीब तरीके के इन लोगों ने दंड विधान यहाँ पर को बनाए हुए थे तो अंग भंग द्वारा भी दंडित किया जाता था, ठीक है? गोरखों के समय में हर किसी जाति को मौत की सज़ा का सामना करना पड़ता था। अपराधी को आतंकित करने के लिए उनके हाथ व नाक काट दी जाती थी, ठीक है? तो ये लाइन्स आप लोग बहुत अच्छे से नोट कर लीजिएगा। व्यभिचारी पुरुष को मौत की सज़ा मिलती थी, यानी कि जो भी पुरुष किसी स्त्री के संग कुछ गलत कृत्य करता हुआ पाया जाता था तो उसको सीधे मौत की सज़ा दे दी जाती थी और स्वैराणी की नाक काटी जाती थी। आत्महत्या करने वाले व्यक्ति के नज़दीकी परिवार से जुर्माना लिया जाता था, ठीक है? तो ये भी आप नोट कर लीजिएगा। चंदों के समय से कुमाऊँ के समाज में एक ऐसी कुप्रथा चली आ रही थी कि जिसमें पति का अपनी पत्नी पर पूरा अधिकार था। यदि वह स्वपत्नी को किसी पुरुष के साथ या व्यभिचारी देखता, तो वह पत्नी व व्यभिचारी को मार डालता था। ठीक है? और राज्य से उसे कोई दंड नहीं मिलता था। यानी कि पत्नी अगर किसी अन्य पुरुष के साथ पाई गई, तो पति उस अपनी पत्नी की भी हत्या कर देगा और उस अगले पर्सन की भी हत्या कर देगा और इसके बदले उसे किसी भी प्रकार का दंड नहीं दिया जाएगा। तो ये कुछ कुप्रथा वहाँ पर को चली गई थी। अम 1817 में इस कुप्रथा को कालांतर में ब्रिटिश शासकों ने समाप्त किया, ठीक है? तो ये गोरखाओं के समय में भी था और किसके समय में चंदों के समय में तो था ही था और गोरखाओं के समय में यही प्रथा प्रचलित थी वहाँ पर को। लेकिन 1817 में जब ब्रिटिशर्स आए तो उन्होंने इस प्रथा को समाप्त किया, ठीक है? आगे बढ़ते हैं गोरखा सेना। अ, गोरखों का राज्य सैनिक शासन पर आधारित था, ठीक है? तो वहाँ पर को जो शासन करते थे वो सैनिक होते थे। सेना के बल पर ही नर भूपाल शाह, पृथ्वी नारायण शाह, रण बहादुर शाह व चौतरिया बहादुर शाह ने नेपाल के एक छोटे से गोरखा शहर से इतने बड़े गोरखा साम्राज्य की स्थापना की, ठीक है? तो एक छोटी सी सैनिक टुकड़ी की सहायता से ही उन्होंने एक छोटे से क्षेत्र से यानी कि गोरखा क्षेत्र से अपना पूरा राज्य को फैला दिया। अब कहाँ-कहाँ तक कितना-कितना फैलाया देखते हैं की स्थापना की जिसमें पूर्व में मीची नदी से लेकर पश्चिम में काली नदी तक का भूभाग शामिल था। तो उन लोगों ने छोटा-सा एक क्षेत्र था, यानी कि मैंने हम लोग को पहले भी बताया था कि नेपाल में जो था क्या था 24 या 22 करके छोटे-छोटे क्षेत्र थे। तो उनमें से एक गोरखा क्षेत्र था, ठीक है? तो वहाँ पर से इन्होंने क्या करा था, अपनी राज्य को मतलब बड़ा किया था और फैलाया हुआ था, ठीक है? तो मीची नदी से लेकर पश्चिम में काली नदी तक का भूभाग शामिल था। मीची नदी कहाँ पर को है? ये जो नदी है, ये भारत और नेपाल के बीच प्राकृतिक अंतर्राष्ट्रीय सीमा रेखा बनाती है, ठीक है? मीची नदी नेपाल की है ये। और काली नदी तक का भूभाग है, यानी कि चंपावत वाला क्षेत्र है। कुमाऊँ और गढ़वाल को फ़तह करने के उपरांत गोरखों ने कांगड़ा तक के प्रदेश को अपने राज्य में मिला लिया था, ठीक है? कुमाऊँ और गढ़वाल को फ़तह करने के बाद उन्होंने क्या किया था, कांगड़ा का जो क्षेत्र था, कांगड़ा जो हिमाचल प्रदेश का एक बहुत सुंदर क्षेत्र है, तो वहाँ तक उन्होंने अपना राज्य फैला लिया था, जिसकी सीमा महाराजा रणजीत सिंह की राज्य सीमा से मिलती थी। उन्होंने तिब्बत और चीन से भी लोहा लिया था, यानी कि गोरखाओं ने तिब्बत और चीन के जो लोग थे, वहाँ पर भी इन्होंने काफ़ी अपना प्रेशर डाला हुआ था। पूर्व में सिक्किम व मोरंग के प्रदेश की अधीनता स्वीकार करते थे। पहले मतलब पूर्व में जो सिक्किम और मोरंग है,
मोरंग जो क्षेत्र है सिक्किम कौन सा हो गया आपका, हिमालय की गोद में बसा एक पूर्व स्वतंत्र साम्राज्य, जहाँ 1642 से चोग्याल वंश का शासन था, ठीक है। लेकिन 1975 में यह भारत का फिर क्या बना, 22वां राज्य बना, ठीक है। तो इस बात को भी आप नोट कर लीजिएगा कि सिक्किम भारत का कौन सा राज्य है, 22वां राज्य है, और 1975 में ये भारत का 22वें राज्य के रूप में सामने आया। तो इस पर भी गोरखाओं ने शासन कर रखा था। मोरंग क्या है, कि ऐतिहासिक रूप से सिक्किम के जो दक्षिण वाला जो भाग है ना, वहाँ पर को स्थित है, ठीक है। और काफ़ी जो मोरंग वाला क्षेत्र है, ये काफ़ी उपजाऊ क्षेत्र है, तराई क्षेत्र, उपजाऊ तराई क्षेत्र है। जैसे कि ये हमारा जो उत्तराखंड वाला क्षेत्र है, उसमें जो तराई वाला क्षेत्र है, तो उसमें काफ़ी धनी माल परगना के नाम से वो जाना जाता था। तो माल क्षेत्र उसको एक नाम दिया गया था। तो वहाँ पर को काफ़ी उपजाऊ क्षेत्र था वो, क्योंकि वहाँ पर काफ़ी अच्छी फसल वगैरह होती थी, जंगलों से लकड़ियाँ वगैरह आसानी से प्राप्त हो जाती थी। तो यहाँ से काफ़ी प्रॉफिट होता था उनको, उनकी आर्थिक जो अर्थव्यवस्था थी, वो मोरंग से काफ़ी मदद मिलती थी। तो इसीलिए जो गोरखा थे, उन्होंने सिक्किम और मोरंग को अपने कब्जे में कर रखा था, ठीक है। प्रदेश पूर्व में सिक्किम व मोरंग के प्रदेश उनकी अधीनता स्वीकार करते थे। गोरखपुर में, यानी कि जो मोरंग है, यह सिक्किम के पहाड़ों के ठीक नीचे स्थित मैदानी और जंगलों से घिरा एक तराई क्षेत्र है, ठीक है, जो मैं आपको बता चुकी हूँ। और अपनी उपजाऊ भूमि के कारण यह क्षेत्र मतलब काफ़ी प्रसिद्ध था। और इसकी जो उपजाऊ भूमि थी, इसी के कारण इसकी जो आर्थिक रूप से ये काफ़ी मूल्यवान माना जाता था, ठीक है, क्योंकि यहाँ से भारी मात्रा में कर और रेवेन्यू उन लोगों को मिलता था, ठीक है। तो इसीलिए उन्होंने क्या किया था, मोरंग को भी अपने कब्जे में कर लिया था। गोरखपुर में उन्होंने ईस्ट इंडिया कंपनी से 200 ग्राम छीने थे। 200 ग्राम यानी कि गाँव की बात हो रही है, ठीक है? जो ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के जो 200 गाँव थे, उनको छीना हुआ था। यानी कि ये घटना कब की है? जब ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने अवध के नवाब को, अवध यानी कि लखनऊ की बात हो रही है, तो लखनऊ को तब अवध कहा जाता था। तो अवध के नवाब से गोरखपुर का क्षेत्र छीन लिया था। किसने? ईस्ट इंडिया कंपनी ने। तो ब्रिटिशर्स सीमा जो ब्रिटिश जो सीमा थी, वो सीधे गोरखा साम्राज्य से टकराई। यानी कि पहले तो ईस्ट इंडिया कंपनी ने गोरखपुर का क्षेत्र छीन लिया। अब गोरखपुर वाला जो क्षेत्र था, वो गोरखा साम्राज्य से उसकी सीमा लग रही थी। तो अ, एक क्षेत्र है बुटवल और शिवराज, तो वहाँ पर लगभग 200 गाँव थे। तो उन 200 गाँवों पर दोनों ही जो ब्रिटिशर्स थे और ब्रिटिश जो लोग थे वो, और गोरखा जो लोग थे, तो दोनों ही क्या कह रहे थे कि हमारी है वो, हमारा क्षेत्र है, ठीक है। तो इसके लिए दोनों में काफ़ी विवाद हुआ, और इसी के चलते फिर आगे चलकर इनके बीच में एक युद्ध हुआ, जिसे एंग्लो नेपाल युद्ध के नाम से जाना जाता है, ठीक है, 1814 में। और फिर उसके बाद इस का जो ये जो विवाद था, ये जो 1815 और 1816 में फिर एक सुगौली की संधि हुई थी, तो उसमें समाप्त हुआ ये। फिर उसके बाद गोरखाओं को उस संधि के अकॉर्डिंग कुमाऊँ और गढ़वाल से जाना पड़ा, ठीक है। तो इसके बारे में भी हम डिटेल में पढ़ेंगे, तो अभी फ़िलहाल समझने के लिए था ये। तो क्या था कि 200 जो गाँव थे, वो छीन लिए थे, ठीक है, जो बाद में ब्रिटिश नेपाल युद्ध का कारण बना, ठीक है। तो यही इन्हीं 200 गाँवों की वजह से इन दोनों के बीच में क्या हुआ था, ब्रिटिश नेपाल युद्ध हुआ था। ये सब विजयी सेना के बल पर की गई थी। यानी कि जो गोरखा जो थे, वो काफ़ी शक्तिशाली थे, उनकी जो सेना थी वो काफ़ी शक्तिशाली थी, इस पे बात की गई है। अतः सहज ही अनुमान लगाया जा सकता है कि गोरखों की सेना के अफसर व साधारण सैनिक शौर्य व बल में कितने बहादुर रहे होंगे, कि उन्होंने ब्रिटिशर्स को भी हरा दिया था, अपने उनको घुटनों पे ले आए थे। लेकिन फिर बाद में एक सुगौली की संधि हुई थी, जिसमें फिर उनको लास्ट में ये क्षेत्र छोड़ के जाना पड़ा था, पीछे हटना पड़ा था, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। अतः सहज ही अनुमान लगाया जा सकता है कि गोरखों की सेना व अफसर व साधारण सैनिक शौर्य व बल में कितने बहादुर रहे होंगे। उनकी सेना में ब्राह्मणों को छोड़कर अन्य सभी जातियों के लोग थे, ठीक है। ब्राह्मणों को छोड़कर सभी जातियों के लोग थे। गोरखों की नस्ल हिंदुओं व मंगोलों के नस्ल से संयुक्त थी। उसमें भौगोलिक व सामाजिक परिवेश का पूर्ण प्रभाव पड़ता है। क्रिस्टोफर चैंट ने लिखा है अपनी एक बुक में, कि उनके शब्दों में एक लाइन लिखी गई है। क्या लिखा गया है, देखते हैं कि the racial the racial mixture of geography of Nepal have produced of people of relatively small but robust constitution, notable for the extreme cheerfulness of their
डिस्पोजिशन एंड द इंड्योरेंस ऑफ देयर कॉन्स्टिट्यूशन। तो इसमें क्या कहा जा रहा है कि नेपाल की नस्लीय विविधता यानी कि विभिन्न जातियों का मिश्रण, ठीक है, यानी कि रेशियल मिक्सचर यानी कि विभिन्न जातियों का मिश्रण, अ, और और वहाँ की भौगोलिक परिस्थितियों ने ऐसे लोगों को जन्म दिया जो कद में अपेक्षाकृत छोटे लेकिन शरीर से मजबूत होते हैं। वे अपने अत्यंत प्रसन्नचित्त स्वभाव व कठिन परिस्थितियों को सहने की क्षमता के लिए प्रसिद्ध हैं। तो ये कुछ विचार किसके हैं? क्रिस्टोफर चैंट के हैं, जो उन्होंने गोरखाओं की और उनकी नस्ल के बारे में यहाँ पर को लिखा है। ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं। अब आगे क्या कह रहे हैं कि यानी कि कुल मिला के कहने का मतलब है कि जो नस्ल की बात कही जा रही है वो नस्ल मतलब इतनी पावरफुल है कि वहाँ की जो सैनिक हैं, जो जो जिस नस्ल के वो जो सैनिक हैं वो इतने पावरफुल हैं कि अपने सामने किसी को भी टिकने नहीं देते। ठीक है, गोरखा सैनिकों के शौर्य व उनकी निर्भीकता का वर्णन ब्रिटिशकालीन सेना के जनरलों व स्वयं ब्रिटिश सरकार ने यथातथ किया है। यानी कि ब्रिटिश जो लोग थे उन्होंने भी उनके भी बड़े बड़े जो जनरल और बड़े बड़े जो ब्रिटिशर्स जो सरकार थी उन्होंने भी उनकी काफ़ी तारीफ की है। मध्य एशिया, फ्रांस, बर्मा व उत्तरी अफ्रीका की लड़ाइयों में जो प्रथम और द्वितीय विश्व युद्धों के दरमियान लड़ी गई थी, गोरखों के सैनिक करतब को देखकर अंग्रेज अफसर दंग रह जाते थे। ठीक है, पहला विश्व युद्ध और द्वितीय विश्व युद्ध में जब गोरखों ने जो अपनी परफॉर्मेंस दी थी तो उसको देखकर अंग्रेजों ने भी काफ़ी उनकी तारीफ की है। गोरखों सैनिकों की मुख्य हथियार क्या होता था? खुखरी। खुखरी बनाने का प्रमुख केंद्र डोटी का गढ़ी नाम का नगर था, यानी कि गढ़ी नाम का एक नगर था जहाँ पर को खुखरी बनाई जाती थी। इस नगर में ही मुख्य रूप से नेवर जाति के लोहार खुखरियाँ बनाकर गोरखा सैनिकों को उपलब्ध कराया करते थे। ये खुखरियाँ प्रायः 1 फुट से अधिक लंबी नहीं होती थी, क्योंकि गोरखा सैनिक तथा अफसर इन्हें चमड़े की दाब यानी कि मयान में रखकर कमर की बेल्ट से बांधे रखते थे, जो नीचे लटकती रहती थी। इनकी दाब में ही बाहर एक बटुआ बना रहता था जिसमें छुरी रखी जाती थी। ठीक है, इन खुखरियों का उपयोग पहाड़ी लड़ाइयों में आमने सामने के युद्ध में ज़्यादा प्रभावशाली होता था। इन्हीं से झाड़ियाँ, झाड़ झंखाड़ व पेड़ भी काटे जाते थे। खुखरी का प्रयोग करते समय ये आयो गोरख्याली की गर्जना करते थे। खुखरी के अलावा इनके अन्य अस्त्र शस्त्र थे, जैसे तलवार हो गया, छुरी होगी, लमछड़ हो गया, लमछड़ व बंदूक व लमछड़ यानी कि लंबी एक छड़ी जैसी होती थी। बंदूक, ढाल व तीर कमान का भी इस्तेमाल करते थे। ठीक है, लेकिन मुख्य रूप से क्या यूज़ करते थे? खुखरी यूज़ करते थे। ठीक है, इसके अलावा खाड़ा व भुजाली भी अन्य हथियार थे। गोरखों द्वारा कुमाऊं गोरखों द्वारा मंगाऊ, कलंगा, जेठक व अल्मोड़ा में जो युद्ध कौशल दिखाया गया था, उनकी प्रशंसा अंग्रेज बुद्धिजीवी ने भी की है। अनेक विद्वानों ने गोरखा सैनिकों पर हैवानियत व क्रूरता का आरोप लगाया है। यानी कि खैर ये बात तो सत्य ही है, क्योंकि जिस तरीके के उन्होंने दंड विधान यहाँ पर रखे गए थे और जिस तरीके से उन्होंने ब्राह्मणों को भी काफ़ी प्रताड़ित किया है, तो उसके हिसाब से कुछ विद्वानों ने इनको क्या कहा है? हैवानियत और क्रूरता का इन पर आरोप लगाया है। कप्तान हिरसे ने 1815 में सरकार को लिखा कि गोरखे विजय होने के पश्चात रक्त पिपासु व कठोर हो जाते थे, क्योंकि युद्ध भूमि में यह स्थिति सभी सैनिकों के लिए एक सी होती थी। गोरखा अफसरों गोरखा अफसरों ने भारत में अंग्रेजों के आने के बाद अपनी पोशाक के साथ साथ उनके अहोदों को भी नकल कर ली थी। गोरखों द्वारा प्रदत्त गोरखों द्वारा प्रदत्त सनदों में कर्नल, मेजर, कैप्टन, सूबेदार, फौजदार, सरदार, काजी, हवलदार, सिपाही आदि पद मिलते हैं। उनके समय सैनिक हर साल बदलते रहते थे। कार्यरत सैनिकों को जागरिया या जागचा व 2 वर्ष के लिए सेवा मुक्त सैनिकों को ढाकरिया या ढाकचा कहा जाता था। अंग्रेजी राज्य के प्रारंभ में उनका वेतन 8 रुपये व 6 रुपये मासिक होता था। बाद में अंग्रेजों ने इन्हें भाड़े के सैनिक मानकर 11 व 16 रुपये देना मंजूर किया था, जिसके लिए ये अपनी जान की बाजी भी लगा देते थे। ठीक है, 1815 16 1815-16 में कलुंगा की लड़ाई में गोरखा वीरों की बहादुरी व उनके सही व्यक्तित्व की समालोचना करते हुए वहां कलुंगा यानी कि देहरादून की पहाड़ी में अंग्रेजों ने भी एक स्तंभ स्मृति की स्थापना की है, जिसके बारे में हम लोग पढ़ेंगे इसमें डिटेल में। ठीक है, कहा जाता है कि गोरखा सैनिकों की निर्भीकता, उनका युद्ध कौशल, शत्रु को पछाड़ने की अद्वितीय क्षमता एवं नमक हलाली की प्रशंसा युद्ध भूमि में स्वयं उनके शत्रु भी करते थे। ठीक है, तो ये
कौन सा टॉपिक था हम लोगों का? गोरखाओं का जो सैनिक प्रशासन था उसके बारे में हम लोगों ने पढ़ा, ठीक है? जिसके बारे में काफ़ी अच्छी खासी तारीफ़ इसमें की गई है कि वो लोग किस तरीके से उन्होंने अपने सैनिकों को तैयार किया था हर एक मुसीबत के लिए, हर एक अ, मौके के लिए कि कोई भी मौका आए या फिर कोई भी स्थिति परिस्थिति आए तो उसमें किस तरीके से आप लोगों को सामना करना है। तो ये सारी चीज़ें इसमें दी गई हैं और ब्रिटिश जो यहाँ पे को आए थे तो उन्होंने भी काफ़ी तारीफ़ की है उनकी सेना की। ठीक है? गोरखाओं की कर नीति, थोड़ा-सा इनकी कर नीति के बारे में पढ़ लेते हैं कि किसी भी राजा अथवा शासक के लिए राजकोष भरना अत्यंत क्या होता है? आवश्यक होता है। बिना सुसंपन्न और समृद्ध राजकोष के राजकाज नहीं चलता क्योंकि काफ़ी चीज़ें होती हैं प्रशासन को चलाने के लिए। अतः गोरखा शासकों ने भी इस नीति का अनुपालन करते हुए रैयत पर अनेक तरह के कर लगाए हुए थे। ठीक है? तो जो चंदों के समय से जो 36 रकम और 32 कलम वाली जो नीति चली आ रही थी, तो वो हालाँकि उन्होंने उस उनके जो कर थे, उनको कोई भी चीज़ उस नीति को नहीं अपनाया था, अपनी ही नीतियाँ उन लोगों ने डाली थी, लेकिन थी वो 36 रकम और 32 कलम जैसी ही थी। तो अम, देखते हैं क्या लिखा है इसके बारे में। अतः गोरखा सैनिकों ने भी इसी नीति का अनुपालन करते हुए रैयत पर अनेक तरह के कर लगाए थे। ये ही कर गोरखों की आय के प्रमुख साधन थे। ठीक है? उन्हीं कर से उनके सैनिकों को वेतन वगैरह दिया जाता था। उनके पूर्व चंद राजाओं ने 36 रकम और 32 कलम वाले अनेक कर लगाए थे। चंदों में लक्ष्मी चंद एक ऐसा राजा था जिसके जिसके करों के भय से लोगों ने छतों में मिट्टी डालकर साग-सब्जी लगाना प्रारंभ कर दिया था। ठीक है? गोरखों ने कुछ पुराने अ बहाल रखे और कुछ तत्कालिक कारणों को ध्यान में रखकर नई कर लगाई, ठीक है? जो 36 कलम और 32 रकम बत 36 रकम और 32 कलम वाली जो नीति है, उसमें से कुछ तो उन्होंने वही रखे, ठीक है? वही चलाए और कुछ उन्होंने उसी तत्कालीन जो परिस्थिति थी, उसके हिसाब से उन्होंने नए कर लगाने शुरू किए, ठीक है? तो वही चीज़ चली आ रही थी, यानी कि चंदों के वहीं पर से प्रारंभ हो गई थी 36 रकम और 32 कलम वाली बात तो नई करों में ब्राह्मणों पर कुसही नाम का कर लगाया गया था। तो ये जो कुसही कर था ये चंदों के समय में नहीं था, यानी कि गोरखों ने लगाया था, ठीक है? जो 13 जूलिया यानी कि 260 नाली तक की ज़मीन हथियाए हुए ब्राह्मणों पर ₹5 प्रति मवासा लगाया गया था, ठीक है? इसी तरह गढ़वाल व कुमाऊँ में छत पर चढ़ने वाली महिलाओं को दंडित करने के लिए जुर्माने के रूप में कर लगाया गया था, ठीक है? ये बात मैं आपको पहले ही बता चुकी हूँ। संक्षेप में उनके द्वारा लगाए गए करों के नाम डॉक्टर पंकज प्रियदर्शिनी के अनुसार निम्नलिखित हैं, ठीक है? तो कुछ तो पुराने थे जो 36 रकम और 32 कलम वाले जो कर चंदों ने लगाए थे, तो कुछ तो वही वही कर चल रहे थे और कुछ उन्होंने नए अपनी तरफ से ऐड किए थे। एक तो पुंगाड़ी कर था, ठीक है? पुंगाड़ी कर यह भूमि कर था। इसमें इससे लगभग 1.5 लाख रुपया सालाना की आय होती थी। सैनिकों का वेतन इसी कर से दिया जाता था, ठीक है? एक सलामी कर था, तो इन करों को आप लोग अच्छे से नोट कर लीजिएगा, इसकी अलग से आप लिस्ट बना लीजिए। चंदों द्वारा बनाई गई जो कर थे उनकी अलग लिस्ट बनाइएगा और गोरखाओं द्वारा जो बनाए गए कर थे उनको अलग उसकी लिस्ट बनाइएगा, ठीक है? और उसमें जो औरतों का छत में चढ़ना जो उन्होंने बैन कर रखा था उसको भी आप मेंशन कीजिएगा अपनी नोट्स में। तो सलामी का था एक प्रकार का नजराना था, ठीक है? टीका भेंट शुभ अवसरों और शादी विवाहों के समय से लिया जाता था। तिमारी इसी के साथ फौजदार को 4 आना व सूबेदार को 2 आना देने पड़ते थे, ठीक है? तिमारी कर में, ठीक है? और 1811 में काजी बहादुर भंडारी व दशरथ खनवी ने इनकी दर तय कर दी थी, किंतु फिर भी इसका पालन नहीं होता था। पगड़ी कर गोरखों ने संदों में इसका उल्लेख बार-बार गोरखों की जो सनद थे उसमें इसका उल्लेख बार-बार आया है। यह संभवतः जमीन और जायदाद के हस्तांतरण में जमीन प्राप्त करने वाले व्यक्ति को एकमुश्त देना होता था। यह राज्य की आय का एक प्रमुख साधन था। ठीक है? पगड़ी कर और मांगा कर यह प्रत्येक नौजवान से ₹1 कर के रूप में लिया जाता था। युद्ध के समय भी तत्कालिक कर के रूप में इसे वसूला जाता था। ठीक है? युद्ध के समय हर किसी से 1-1 रुपया कर लिया जाता था, जिसे मांगा कर कहा जाता है। तो ये एग्ज़ाम में आता है, आप लोग इन करों को अच्छे से नोट कर लीजिएगा। सुहांगी दस्तूर यह प्रत्येक बीसी भूमि पर ₹1 लिया जाता था। ठीक है? सुहांगी कर क्या है? प्रत्येक बीसी भूमि पर ₹1 लिया जाता था। मेज़बानी दस्तूर यह 2.5 आना होता था। सोनिया फागुन उत्सवों का खर्च इसमें भैंस व बकरे के लिए जाता था। ठीक है? गोरखा लोग सावन, दसाई, दशहरा व फागुन के उत्सवों में भैंसों की बलि देते थे और उनके मांस को बड़े चाव से खाते थे। ठीक है? तो इसके लिए भी वो कर लेते थे। टान कर है नेक्स्ट हमारा, तो इसमें क्या होता था देखते हैं टान कर। तो इन सारे करों को आप लोगों ने अच्छे से नोट कर लेना है। ठीक है? टान कर इसे तान यानी कि कपड़ा कर भी कहा जाता था। इसे हिंदू व भोटिया बुनकरों से लिया जाता था। ठीक है? मिझारी कर शिल्पकर्मियों तथा जगरिया ब्राह्मणों से इसे लिया जाता था
और मेरो पुत्रहीन व्यक्ति से लिया जाता था, जिसका पुत्र नहीं होता था उससे ये कर लिया जाता था मरो कर। ठीक है, कुछ कर हम लोगों ने चंदों में भी पढ़े हैं, तो उसी से मिलते-जुलते भी कर हैं ये, तो आप लोग कन्फ्यूज़ मत होइएगा। ये भी क्वेश्चन आ सकता है कि चंदों के समय में और गोरखा के समय में जो दोनों ही समय में जो कर चल रहा था उसका भी नाम पूछा जा सकता है, तो उसको भी आप लोग नोट कीजिएगा। मरोकर कौन सा था? जिसका पुत्र नहीं होता था उससे भी लिया जाता था। रहता, ग्राम छोड़कर भागे हुए लोगों से यह कर लिया जाता था, ये कर चंदों के समय में भी था, अगर आपको याद हो तो। बहता कर, छिपाई गई संपत्ति, ये कर भी हम लोगों ने चंदों के समय में पढ़ा हुआ था। ठीक है, आगे देखते हैं। घी कर, दुधारू पशुओं के मालिकों से लिया जाता था। ठीक है, मौ कर, यह प्रति परिवार 2 रुपया कर था, यानी कि प्रति परिवार से 2 रुपया लिया जाता था, हर परिवार से 2 रुपया। इसमें चंदों ने भी लगाया था, इसे घर ही पिछही भी कहते थे। ठीक है, ये कर भी चंदों के समय में था। अधीन दफ्तरी, यह राजस्व का काम करने वाले कर्मचारियों को वेतन के लिए खस जमींदारों से लिया जाता था। ठीक है, जानिया सुनिया, यानी कि राज कर्मचारी से लगान की बाबत पूछने पर यह कर पड़ता था। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। उपरोक्त करों के अलावा ऊपरी रकम बख्शायत, यानी कि बख्शिश, कल्याण धन, केरू, घररू, खूना, अड़ी कर भी लिए जाते थे। राजकर चुकाने में असमर्थ व्यक्तियों को मैदान की अलग-अलग मंडियों में ले जाकर 10 से लेकर 30 रुपये तक की कीमत में बेचा जाता था। ठीक है, तो ये हम पहले भी पढ़ चुके हैं कि जो करों का भुगतान नहीं कर पाते थे, उनको ले जाकर व्यापारियों को बेच दिया जाता था। ठीक है, जैसे आपका ये बरेली और बिहार की तरफ को जो क्षेत्र पड़ता है, वहाँ की तरफ को ले जाकर इनको बेच देते थे 10, 20, 30, 150 रुपए तक की कीमत लगाकर। ठीक है, अपनी निजी संपत्ति समझकर उनको बेच दिया जाता था। जिन्हें प्रायः जोहार, मुंशियार और दारमा घाटी के 100 की भेड़ों की करबज, यानी कि थैले सीलने व उनमें आलू, नमक, सुहागा, गंधरायन, जिम्बू आदि भरने के लिए खरीदते थे। सीमावर्ती भागों में आज भोटिया व सौकों के मध्य जो भी खस और नागमी रहते हैं, वे इसी तरह से वहां जाकर बसे हुए हैं, यानी कि वो बेचे गए हैं, तब वो वहां जाकर बसे हुए हैं। ठीक है, न नागमी भोटियों के पुरोहित होते थे। गोबर और पुछिया नाम के कर भी होते थे। ठीक है, तो ये कुछ कर दिए गए हैं, तो इनको आप लोग नोट कर लीजिए। गोबर और पुछिया नाम के कर भी होते थे, किसके समय में? गोरखा के समय में, गोरखा शासन के समय में। हेड़ी और मेवाती भावर में दोनिया नाम का कर पहाड़ी पशुचारकों से वसूल करते थे। कौन सा बोला मैंने आपको? हेड़ी और मेवाती भावर। हेड़ी और मेवाती भावर में दोनिया हेड़ी और मेवाती भावर में दोनिया नाम का कर होता था, जो पशुचारकों से वसूला जाता था। काश्तकारों से कर ठेकाबंदी के आधार पर वसूला जाता था। ठीक है, तो ये आप लोग नोट कर लीजिएगा। तो अभी आज का जो टॉपिक है हमारा वो यहीं पर तक का रहेगा। उसके आगे फिर हम लोग पढ़ेंगे गोरखा का समाज, धर्म एवं संस्कृति। तो इसको हम लोग जानेंगे। उम्मीद करती हूँ आप लोगों को आज का टॉपिक समझ में आया होगा। अगर आप लोगों को वीडियो पसंद आई है तो आप लोग वीडियो को लाइक ज़रूर करें, अपने दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर करें, और उन बच्चों तक का ज़रूर ये वीडियो पहुँचाएँ जिनके पास बुक नहीं है, जिनको समझ में नहीं आ रहा कि कैसे पढ़ना है, और वो अपनी आगामी आने वाली परीक्षाओं की तैयारी कर रहे हैं उत्तराखंड की। ठीक है, तो उन बच्चों तक का ये वीडियो ज़रूर पहुँचाइएगा, और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू।